स्टूडेंट, मैं खिलमत साहू। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड यहाँ पे 1290 से 1320 ईस्वी तक बताया गया है। 1290 में गुलाम वंशी शासक कैकुवाद, जो कि अंतिम शासक था, उसकी कमजोरी के कारण या कमज़ोर शासन सत्ता के कारण उसके ही एक आमिर जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी तथा दिल्ली सल्तनत पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1206 से 1290 ईस्वी तक चलने वाले गुलाम वंश की शासन समाप्ति हुई व दिल्ली में खिलजी शासन की स्थापना हुई। जलालुद्दीन खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक था। आगे हम देखते हैं खिलजी कौन है। तो विद्वानों में यहाँ मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खिलजी अफगानी थे तथा खल्ज नामक ग्राम के निवासी थे। बलबन के समय में अमीरों के दो दल थे, एक दल तुर्की अमीरों का तथा दूसरा खिलजी मलिकों का। तुर्की अमीर खिलजी अमीरों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि खिलजियों को अफगान समझते थे। वे खिलजियों का चरित्र, वेशभूषा तथा रहन सहन भी तुर्कों से अलग था। इसके विपरीत अनेक विद्वान खिलजियों को तुर्क ही मानते थे। विद्वानों का मानना है कि खिलजी मूलतः तुर्क थे, किंतु लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने अफगानिस्तान के रहन सहन व रीति रिवाजों को अपना लिया था। इसलिए दिल्ली के तुर्क इन्हें अलग समझते हुए नापसंद करते थे। हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कि उन्होंने कब से कब तक शासन किए और अपने टाइम पीरियड में उन्होंने कौन कौन सी नीतियों का पालन किया और कौन कौन से अभियान उन्होंने किए। तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड बताया गया है 1290 से 1296 ईस्वी तक, मतलब उन्होंने 6 साल तक शासन किए। भारत में खिलजी शासन का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वजों ने भारत आकर तुर्क सुल्तानों के यहाँ नौकरी की। यही प्रक्रिया जलालुद्दीन ने भी अपनाया। जलालुद्दीन भी तुर्क सुल्तान नासिरुद्दीन के यहाँ नौकरी की तथा अपनी योग्यता से उनसे वे बहुत जल्दी समाना के प्राणपति के पद पे पहुंचने में सफल हो गया। जलालुद्दीन अत्यंत योग्य तथा पराक्रमी योद्धा था। उसने अपने पराक्रम का प्रदर्शन मंगोलों के विरुद्ध किया। मंगोलों के विरुद्ध विजय के कारण उन्हें शाइस्ता खां की उपाधि से सम्मानित किया गया। गुलाम वंश के अंतिम शासक तथा बलबन के उत्तराधिकारी कैकुवाद के शासन में वह सेना मंत्री के पद पे आरूढ़ हो गया। तत्पश्चात वह तुर्क से हुए संघर्ष में सफल हुआ और अपने प्रतिद्वंदी अमीर नेता, क्योंकि हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि तुर्क अमीर और खिलजी मलिक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी अपने प्रतिद्वंदी नेता मलिक एतबार की हत्या करके उसने अपनी शक्ति बढ़ाई तथा 1290 में कैकुवाद की हत्या करके 1290 में वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। राज सिंहासन पर जब जलालुद्दीन खिलजी आसीन होते हैं तब उसकी आयु 70 वर्ष की थी। आगे हम देखते हैं सुल्तान बनने के बाद उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई और उन्होंने उदार नीति का पालन किया। जलालुद्दीन खिलजी जिस समय सुल्तान बना उसके समक्ष अनेक समस्याएं थी। तुर्की अमीर उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उसे अफगान समझते थे। तुर्क जनता भी इसी कारण उसके विरोधी थे। जलालुद्दीन के वृद्धावस्था में शासन बनने के कारण वह अत्यंत दुर्बल था क्योंकि वो 70 वर्ष का था। इसके अतिरिक्त अत्यंत उदार नीति अपनाने के कारण अमीर उसे शासक बनने योग्य नहीं समझते थे। आगे हम देखते हैं जलालुद्दीन ने शासन व्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप करने की नीति का अनुसरण किया तथा उसने पुराने अधिकारियों को अपने पदों तथा वेतन आदि लाभों का पूर्ववत उपभोग करने दिया। इसलिए जवान खिलजी योद्धा जो शक्ति, प्रतिष्ठा तथा लाभ के उच्चतम पद को प्राप्त करने के इच्छुक थे, उसकी इस नीति से उब गए व उसके विरोधी होने लगे। किंतु जलालुद्दीन ने पूर्ववत उदारनीति का पालन करना जारी रखा। उसकी गृह नीति इस बात पर आधारित थी कि कोई अप्रसन्न न हो। जलालुद्दीन खिलजी रक्तपात से बचना चाहता था। यही कारण था कि वह शांति, दया तथा उदारनीति का आश्रय लिया। जलालुद्दीन की उदार नीति संभवतः उस परिस्थितियों के अनुरूप नहीं था। इसी कारण शीघ्र ही उसके विरुद्ध बहुत विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। वास्तव में अत्यंत दयालु होने के कारण वह उस रक्त तथा तलवार के युग में सुल्तान होने योग्य न था।
शीघ्र ही वह संकट के ऐसे भंवर में फंस गया जिससे उसके सिर से मुकुट ही नहीं वरन धड़ से सिर भी उड़ गया। आगे हम देखते हैं उसके जलालुद्दीन के टाइम पीरियड में कहाँ कहाँ विद्रोह हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मलिक छज्जू का विद्रोह। ये कड़ा मानिकपुर का प्रांतपति रहता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की दयालुता की इस कमजोरी से सर्वप्रथम कड़ा मानिकपुर का सूबेदार जो कि मलिक छज्जू था उसने लाभ उठाया। 1291 में उसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। इसके सहयोगी हैं अवध के सूबेदार हातिम खां। दोनों की संयुक्त सेना ने दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान के पुत्र अरकली खां के नेतृत्व में इन दोनों की संयुक्त सेना को बदायूं के समीप परास्त कर दिया। वह दोनों को बंदी बना के उनके समक्ष प्रस्तुत किया। सुल्तान के विद्रोहियों को बंदी की स्थिति में देखकर सुल्तान जलालुद्दीन रो पड़ा तथा उसकी इस बात के लिए प्रशंसा की कि जो इससे पूर्व, कहने का मतलब है कैकूबाद के टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत अधिक राजवंश के प्रति क्या किए थे, वफादारी निभाए थे। तत्पश्चात सुल्तान ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा उनका आदर सत्कार किया। सुल्तान के पुत्र व युवा खिलजी सरदारों ने सुल्तान के इस फैसले का विरोध किया, लेकिन सुल्तान अपने फैसले पर अड़िग रहा। मलिक छज्जू को अरकली खां की निगरानी में मुल्तान भेज दिया गया तथा उनके जो प्रांत था कड़ा मनिकपुर का, उसे वहाँ पे सुल्तान ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त किया। आगे हम देखते हैं डाकू एवं ठगों के प्रति उन्होंने उदारता की नीति का पालन किया। सुल्तान की उदारता उस समय चरम सीमा पर पहुंच गई जब उसने डाकुओं और ठगों के प्रति उदारता की नीति का पालन किया, जिस नीति का उन्होंने विद्रोहियों के दमन के लिए किया था। सुल्तान की उदार नीति व प्रशासन में विशेष रुचि न लेने के कारण डाकू एवं ठगों का आतंक छाने लगा। जब उनको बंदी बना के सुल्तान के समक्ष लाया गया तो सुल्तान ने उनको भी क्षमा कर दिया और उसे बंगाल भिजवा दिया। आगे हम देखते हैं सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र। उनकी इन उदारता पूर्ण नीतियों के कारण अमीर जो है असंतोष हो जाते हैं और शीघ्र ही सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर देते हैं। अमीरों ने स्पष्ट रूप से कहना प्रारंभ कर दिया कि सुल्तान को शासन करना नहीं आता। सुल्तान को जब इसकी सूचना मिली तो उसने इन अमीरों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। आगे देखते हैं कि उसके टाइम पीरियड में सुल्तान को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। तो सुल्तान के विरुद्ध दूसरा विद्रोह सिदी मौला करता है। सिदी मौला जो कि ईरान का रहता है लेकिन वो दिल्ली में आके बस जाता है। इस कारण उनके यहाँ अनेक अमीरों का आना जाना लगा रहता है। उसके यहाँ यह षड्यंत्र रचा गया मलिकों ने ही मिल कर के। सिदी मौला के नेतृत्व में ये षड्यंत्र रचा गया और यहाँ पे निर्णय लिया गया कि नमाज के समय सुल्तान की हत्या करके सिदी मौला को सुल्तान बना दिया जाएगा। इस बात की सूचना सुल्तान को मिलती है और सिदी मौला ने सुल्तान के समक्ष किसी विद्रोह में भाग लेने से इनकार कर दिया, लेकिन क्रोधित सुल्तान ने उसकी हत्या करवा दी। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिदी मौला की हत्या अरकली खां के संकेत पर किया गया था। कारण ये बताया गया है कि अरकली खां के भाई तथा प्रतिद्वंदियों के साथ इसका संबंध था सिदी मौला का, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। आगे हम देखते हैं युद्ध। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कौन कौन से युद्ध किए। तो इन्होंने अपने शासनकाल में 2 अभियान किए, जिसमें एक में वो सफल रहा और दूसरे में वो सफलता प्राप्त करता है। सर्वप्रथम उन्होंने 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरा अभियान उसने मंदावर पर किया। मंदावर पहले दिल्ली के अधिकार में था किंतु राजपूतों ने उसे स्वतंत्र करा लिया था। 1292 में सुल्तान ने मंदावर पर पुनः अधिकार कर लिया। सिर्फ ये 2 ही उनके अभियान थे। आगे हम देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज को अपने शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। 1299 में ही मंगोल सूनम तक बढ़ आए थे। ये प्रांतीय एरिया है सूनम और समाना। तो ये समाना का प्रांतपति बन चुका था, अब ये सुल्तान बना हुआ है जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे मंगोलों का आक्रमण जो है सूनम तक बढ़ गया है। सुल्तान ने मंगोलों का सामना किया व उन पर विजय प्राप्त की। मंगोलों ने
सुल्तान से संधि कर ली, क्योंकि ये दयालुता की नीति या उदारता की नीति का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे वो नहीं चाह रहे कि उसके राज्य में अशांति हो या अव्यवस्था हो, तो इन्होंने ये एक बहुत अच्छी नीति का यहाँ पे पालन करता है कि मंगोलों के साथ संधि कर लेता है। मंगोलों के साथ संधि में क्या करता है, सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह चंगेज खां के वंशज उगलू से किया। उगलू ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। चूँकि ये लोग मध्य एशिया के हैं, मध्य एशिया में उस समय बौद्ध धर्म बहुत प्रचार प्रसार था। लेकिन जलालुद्दीन की पुत्री के साथ विवाह करने के पश्चात इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है तथा उसके वंशज नवीन मुसलमान कहलाते हैं। अलाउद्दीन द्वारा षड्यंत्र। अलाउद्दीन सुल्तान का भतीजा था। सुल्तान ने उसे कड़ा मणिपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अलाउद्दीन अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, किंतु सुल्तान का उस पर अटूट विश्वास था। अलाउद्दीन ने 1292 में मालों पर आक्रमण कर भिलसा के किले को जीता तथा 1294 में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण करके अपार धन संपदा की प्राप्ति की। अलाउद्दीन ने सुल्तान से क्षमा मांगने के लिए कि उसने बिना सुल्तान की अनुमति देवगिरी पर आक्रमण किया तथा वहां से प्राप्त संपत्ति को सुल्तान को सौंपने के बहाने सुल्तान को कड़ा मणिपुर आने का निवेदन किया। सुल्तान अपने साथियों के परामर्श के विपरीत, क्योंकि सुल्तान के जो परामर्शकर्ता थे उन्होंने उनको सलाह देते हैं कि अलाउद्दीन जो है काफ़ी महत्वाकांक्षी है और उन्होंने आपके बिना स्वीकृति के देवगिरी पर आक्रमण कर दिया है। हो सकता है आपको इसमें षड्यंत्र रच के बुला रहा हो आपको मारने के लिए। ये सब बातें उनके साथी उनको बताते हैं, लेकिन सुल्तान को अपने भतीजे के ऊपर बहुत विश्वास रहता है। वो उन लोगों की बातों को नहीं मानता है और अलाउद्दीन से मिलने के लिए गड़ा की ओर अग्रसर हो जाता है। अलाउद्दीन ने मानिकपुर में धोखे से सुल्तान की हत्या कर दी। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को सुल्तान अलाउद्दीन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इस प्रकार 1296 में दयालु सुल्तान अलाउद्दीन का दुखद अंत हो गया। आगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं।